हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मैथ का कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सेट 1 सेट 2 कवर कर चुके हैं। तो आज चलेगा सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग टोटल 10 से 12 सवाल कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जाम में कौन सा सवाल पूछेगा, इजी सवाल पूछ सकता है या फिर हार्ड भी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करके गए हैं। इसीलिए कुछ हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे, वो आप भी सीखिएगा और हम भी सीखेंगे, दोनों मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। देखिए, सवाल बोल रहा है ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। यानी कि ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, कोई काम है तो एक काम को 4 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए, ए जो है एक कार को 4 डे, डी का मतलब डे होता है यानी दिन में, एक 4 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। देखिए, बी जो है उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। काम तो हमको पता नहीं है, तो हमको काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है। तो देखिए, काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा। तो 4 और 12 का एलसीएम होगा 12। क्या होगा? 12। ये जो मेरा 12 निकला है टोटल वर्क है, यानी टोटल काम है 12, ठीक है। तो देखिए, अब इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 दिया 12 3, ठीक है, 12 एकम 12, यानी कि ये एक दिन में 3 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, ठीक है। बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में 12 काम करेगा। ये जो मेरा निकला है ना इस साइड, ये एक दिन का काम है, ये जो है ये एक दिन का काम है, ठीक है, एक दिन का काम है, ठीक है ना। इसको समझिएगा, एक दिन का काम है। ये जो मेरा निकला है, ये इफिशिएंसी निकला है एक दिन का काम, ठीक है। यानी ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा तो 4 दिन में 12 काम करेगा। बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में 12 काम करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को, किस कार्य को, इस कार्य को, जो 12 निकला क्या है टोटल वर्क, तो इस 12 को कितने दिनों में करेगा। तो 3 और 1 4, यानी कि 4 की इफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा, 3 6 है 12, यानी कि 3 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे। देखिए, ये तो आपका हो गया बेसिक, लेकिन आपको एक उस ट्रिक से बनाना। तो देखिए, ट्रिक से बनाने के लिए होता है सिर्फ उसी पे काम करेगा, एक दिन में काम 4 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ x का मान लिखिएगा 4 गुने 12 बटा कितना होगा 4 प्लस 12, ठीक है। देखिए 4 गुने 12, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 16, 4 से 4 बार में, 4 से 12 3 बार में, यानी कि 3 दिन में ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए 3 दिन में ख़त्म कर रहा था। आप इस पर भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले पे भी, ठीक है। x का मान रखिएगा 4 और y का मान 12 रखिएगा, या फिर इस पर भी आप बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सवाल के लिए इसी नियम से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे। फिर से वो देख लीजिए, एक कार को 4 दिन में करता है, बी अगर 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा। 4 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना हो गया 12, ठीक है। 4 दिया 12 और 12 एकम 12, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का एफिशिएंसी निकला है। तो टोटल काम था 12, 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल जो टाइम एंड वर्क से है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ठीक है। आइए दोस्तों, इस दूसरा नंबर सवाल करते हैं, ठीक है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। सवाल को समझिएगा। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए, ये मेरे 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, ए एक कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में करता है। देखो फिर से देखिए, एक 4 भाग को 10 दिन में करता है, तो टोटल कितना दिन में करेगा, तो टोटल 40 दिन में करेगा, ठीक है। टोटल 40 दिन में करेगा, तो ये 4 जो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
1/4 भाग को 10 दिन में करता है, टोटल 40 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है। बी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करता है। तो बी जो है 1/3 भाग को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। तो टोटल कितना दिन में करेगा, 20 दिया 60 दिन में करेगा। ठीक है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। फिर से समझिए, एक कार के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, यानी कि 1/4 भाग को 10 दिन में करेगा तो टोटल कितना दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। ठीक है। 10 चक 40। बी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, टोटल कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर उस कार को कितने दिनों में मिलकर करेगा, यानी दोनों मिलकर। अब हमको टोटल वर्क निकालना है। ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम आपको बताए थे। ठीक है। तो 20, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 होगा। ठीक है। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब कहेगा सर कैसे होगा, तो जो भी दोनों बड़ी संख्या है उसका काउंटिंग कीजिए। ठीक है। गिनती कीजिए। तो 60 दूनी 120, 120 जो है दोनों से कट रहा है। ठीक है। तो क्या 120 इसका एलसीएम होगा। तो 40 से 120 कितना बार में, तो 40 से 120 3 बार में। ठीक है। और 60 से 120 2 बार में। ये मेरा क्या निकल गया, 120। ये मेरा टोटल वर्क है, इन दोनों का टोटल वर्क क्या है, 120। ये जो निकला है एक दिन का एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम है। ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 120 काम करेगा। ठीक है। बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा तो 60 दिन में 120 काम करेगा। ठीक है। यानी कि 3 और 2 निकला, एक दिन का काम है। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कितने दिनों में समाप्त कर देगा, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर समाप्त करेगा, ए प्लस बी मिलकर करेगा समाप्त। ठीक है। टोटल काम कितना 120 है और एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, यानी कि 24 बचे 120, यानी कि 24 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। 24 दिन में समाप्त कर देगा दोनों मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो फिर चलिए इसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। आइए दोस्तों इस तीसरा नंबर सवाल करते हैं। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर सवाल जो है ये परसेंटेज से है और ये चुनाव वाला संबंधित है। ठीक है। देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है, मान के चलिए 100% कोई भी चीज़ होता है। ठीक है। तो जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों की बहुमत से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या यानी टोटल मत कितने डाले गए थे वो आपसे पूछ रहा है। तो ये कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है। तो जब एक को मिला है 84%, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार एक दूसरा उम्मीदवार है। ठीक है। जब फर्स्ट को मिला है 84% मत, तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को मिला होगा 16%, तब ना जाकर दोनों हो जाएगा 100%। ठीक है। पहला को मिला 84% तो दूसरा को मिला होगा 16%। अब बोल रहा है कि 476 मतों की बहुमत से जीत जाता है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हार और जीत होगा तो दोनों के बीच अंतर होगा, यानी इन दोनों के बीच अंतर कितना, पहले ये देख लीजिए। तो इन दोनों के बीच अंतर है 14 में से 6 गया तो कितना बच गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है। फिर यहाँ कितना बच गया, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 68% दोनों को बीच अंतर है। ठीक है। तो जो अंतर होगा वो 476 मतों के बराबर होगा, यानी कि जो अंतर कितना है 68%, तो 476 मत के बराबर हो जाता है। हार और बीच दोनों के बीच अंतर बताता है। ठीक है। तो कितना मतों से जीत गया था, 476 मतों से। ठीक है। तो 68% का वैल्यू कितना दिया है, 476। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 476/68। अब देखिए इसको काटिए 6 लास्ट में। ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 7 56 और 56 6। ठीक है। और 7 6 42 और 5 47, यानी कि 68 से 476 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% का मान है 7। अब हम क्या बोले, कोई भी चीज़ 100% होता है, हमको निकालना क्या, कुल मत। कुल का मतलब 100% मान लीजिए, कुल का मतलब आप 100% मान लीजिए। ठीक है। क्या मान लीजिए, 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1% का वैल्यू 7 है तो यहाँ से 100% का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। 7 × 100 यानी कि 700, यानी कुल मत कितने डाले गए थे, तो कुल मत डाले गए थे 700, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए, देखिए पहला उम्मीदवार था जिसको मिला था 84%, पहला उम्मीदवार को 84% मिला था, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा 16%, तब दोनों जाके 100% होगा। ठीक है।
दोनों के बीच डिफरेंस कितना है पहले ये देख लीजिए। पहले जीता कितना था, जीता था 476 मतों से। जीत और हार और जीत होता है तो दोनों के बीच डिफरेंस बताता है। तो डिफरेंस कितना 68%, यानी 68% का वैल्यू है 476, ठीक है। 476 मतों से जीता था तो 68% का वैल्यू है 476, तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू 700, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल है 3 पर पावर x माइनस 3 पर पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486 है। तो x का मान पूछ रहा है, ये मेरा 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम ना कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कुछ देख रहा होगा 3 पर पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 पर पावर x माइनस 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। अब कैसे बचेगा हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा चूँकि कॉमन ले लिए, बराबर 486। देखिए आप एक चीज़ बताइए कि गुना में पावर क्या होता है, ए पर पावर m, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, तो ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, तो ए पर पावर m प्लस n, ठीक है। गुना में पावर जुटता है, ठीक है। गुना में पावर ऐड होता है, जब गुना रहे और बेस समान रहे तो पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 पर पावर x माइनस 1 है, ठीक है, गुने 3 पर पावर 1 है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल में समझिएगा, ये मेरा बेस क्या है, बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो गुना में पावर जुट जाएगा, यानी कि 3 पर पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 3 पर पावर x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पर पावर x। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर x था, तो गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इन दोनों में हम गुना करेंगे, इस दोनों में यहाँ पर 3 पर पावर x आ जाएगा। गुना में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो गुना में पावर जुटेगा तो इतना आ जाएगा। यहाँ से हम 3 पर पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 पर पावर x माइनस 1। अच्छा वहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मिटा देते हैं, बराबर 486। अब देखिए यहाँ से 2 से काटिए, 486 कितना बार में घटेगा, 2 4 3, यानी कि 243। 3 पर पावर x माइनस 1। अच्छा हम 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, ठीक है। 3 पर पावर 5 क्या होता है, 243 नहीं तो देख लीजिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, नहीं पावर का मतलब क्या हुआ, जितना पावर आएगा उतना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो 5 बार गुना कर दिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 9 नमा 81 और 81 तिया 243, यानी कि हम 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि जब बराबर के दोनों बेस समान हो तो पावर को हम समान कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 6। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला है ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m प्लस n, ठीक है। ए पर पावर n भागा ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m माइनस 1, ठीक है। अगर ए पर पावर m फिर ब्रैकेट में n रहे तो ए पर पावर m n हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लिए थे 3 पर पावर x माइनस 1, तो 3 और माइनस 1 बच गया बीच में। 3 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। 3 में से गया तो 2 बचा, 2 से 486 243 बार में कट गया। 243 को हम लिख सकते 3 पर पावर 5। यहाँ दोनों बेस समान था तो पावर को हम समान कर दिए, तो समान कर दिए, x का मान कितना आ गया 6, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, देखिए सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए उन्नयन कोण के बारे में डिस्कस किया है। 2 कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस किया है उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। देखिए कोई भी जब मीनार बनेगा तो वो धरातल से ही बनेगा, ठीक है। माना कि धरातल मेरा ये है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हम एक मीनार खड़ा कर दिए, ठीक है। मीनार खड़ा किए। अब देखिए जब मीनार खड़ा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा 90 डिग्री। हम इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है। मिला दीजिए।
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अरे यार ये जो है ना, यहाँ पे क्या किए हम, मिला दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री। अब देखिए कुछ दिया हुआ है, हम इसको नामकरण कर देते हैं ABC। सवाल था कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए पाद के बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो नीचे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, नीचे। और अपनयन कोण हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि मीनार की ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए 20 मीटर दे दिया है, ठीक है, 20 मीटर। आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको पता है कि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। अब आप एक बात बताइए, ये मेरा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा कर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एज से सूचित करते हैं, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्या होता है ये हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होता है ये दोनों, परपेंडिकुलर और बेस। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है। बेस कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर देखिए थीटा यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, ठीक है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगी, ये भुजा परपेंडिकुलर, और ये मेरा कहलाएगी बेस। बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा, ये दोनों चेंज होते रहता है। अगर थीटा के यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे हो, तो थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, सॉरी लंब कहलाएगी, और ये जो मेरा बच जाएगा ये मेरा आधार हो जाएगा। लेकिन अभी थीटा कहाँ पे, यानी 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ये इसका मान निकालना है। दिया क्या है, ये दिया है, यानी कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया है, ठीक है। लंब और आधार के बारे में चर्चा किया है, तो जिसके बारे में चर्चा किया उसको लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे P और B के बारे में चर्चा किया है, तो किसका मान P बटा B होता है, तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान होता है P बटा B होता है। यहाँ पे हम tan 30 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B यानी कि AB बटा BC, यानी कि AB बटा BC। अब बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। AB तो क्या है, x का मान दिया हुआ है, BC क्या है, BC है 20, तो 20 यहाँ से क्या आ जाएगा, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, यानी कि √3x बराबर 20, यानी x बराबर 20 बटा √3। x का मान आ गया 20 बटा √3, इसको हम x माने थे तो x का मान निकल गया 20 बटा √3। यह मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आंसर। जो मीनार की ऊंचाई है, ये जो है मेरा, ये जो मेरा निकला है, ठीक है, ये मेरा निकला है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। ये मेरा क्या निकला है, मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20√3। समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये भी त्रिकोणमिति से सवाल है। 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस x साइन 60 डिग्री माइनस 3/4 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, सॉल्व क्या करना है, इसका वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। अगर आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ याद कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 2 cosec 30 डिग्री, सबसे पहले तो cosec 30 डिग्री है। सबसे पहले देखिए sin 30 डिग्री मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब आपको पता है कि sin का उल्टा cosec होता है, तो उलट दीजिए, यानी कि 1/2 तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो गुना का चिन्ह दिया हुआ है, यानी sin cosec 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे प्लस x। अब sin 60 डिग्री मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री मान होता है √3/2, ठीक है, माइनस 3/4। अब बताइए tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो देखिए सॉल्व कर दीजिए। 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस x, √3x यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, √3x बटा 2 माइनस
3/4 और गुना 1/3, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा बराबर 10। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस √3x/2 माइनस 1/4 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इस 8 को बराबर को साइड भेज दीजिए, यानी √3/x/2 माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 8 को बराबर को साइड भेजिएगा तो 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको बराबर को साइड भेज दीजिए, यानी कि √3x/2 बराबर 2 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ से देखिए यानी हो जाएगा √3x/2 बराबर 4 दूनी 8 एक 9/4, यानी कि 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 बार में कटेगा, इसको गुना कर दीजिए यानी कि 6। ठीक है, क्या हो जाएगा √6x बराबर 9, यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 9 √6। अब यहाँ से इसको काटिए, √6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 9√6/6। ठीक है, 3 से काटिए 3 बार में, 3 से 2 बार में। ठीक है, 3 से 2 बार में काटिए, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, यानी कि आंसर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे √18 हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है कि जो यहाँ पे x साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तब इसका हम स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा फिर से देख लीजिए, वही तो हम देख रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। मिस्टेक ये है कि वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए थे, जब स्क्वायर यहाँ पे कर दिए बाकी सब ठीक है। ठीक है ना, 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस x गुना 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3/4 गुना 1/3 बराबर 10। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x/4 माइनस यानी कि 1/4 बराबर 10। ठीक है, बराबर को साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 3। यहाँ पे देख लीजिए 8 को ना बराबर को साइड भेजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8। यहाँ पे हम डायरेक्ट -8 कर देते हैं। ठीक है, -8 मिटा कर दिए, समझ गए होंगे। यहाँ से हम 4 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा ऊपर 3x - 1, यानी कि यहाँ पे 2 बच जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 1 बराबर 8, यानी कि 3x बराबर 8 प्लस 1 यानी कि 3x बराबर 9। तो 3 से 3 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए था, x साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। सिर्फ आप यहाँ पे वैल्यू या पुट कर दीजिए। ठीक है, और बाकी सब स्क्वायर कर दीजिए, बाकी सब कैलकुलेशन ही था। ठीक है ना, तो आपको वैल्यू पुटिंग करना आना चाहिए, या फिर आपको जब तक वैल्यू या मान याद नहीं रहेगा तब तक आप इसका आंसर नहीं ला सकते। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल करते हैं। 7 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है। ठीक है, AB बराबर 6 यूनिट, AB बराबर 6 यूनिट है तो कोण C 30 डिग्री, तो AC का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABC। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे ABC आपको पता है ये क्या होता है, कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या डिनोट करते हैं, H से, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण हमेशा क्या रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होता है ये दोनों। अगर थीटा यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर हो तब ये लंब होगा। ठीक है, अगर थीटा यही यहाँ पे हो जाए तो क्या होगा, तो हम क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अब यहाँ पे ये लंब यहाँ नहीं होगा, अभी लंब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
लंब यहाँ पे हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा आधार यानी कि बेस बन जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे होंगे, समझाने की कोशिश करें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, कॉल करके आपको समझाएंगे। ठीक है ना, फ़ोन करके नंबर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे कि थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगी और जो बाकी बचेगा वो आधार होगा। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग ही ये होता है ना। अब देखिए, अब समझ रहे होंगे सवाल क्या था कि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है। किस पे है, बी पर समकोण है। किस पे समकोण है, यहाँ से देख लीजिए फिर से, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी पर समकोण है यानी कि बी पर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, बी पर समकोण है। ए बी बराबर 6 है। ए बी क्या है, ए बी 6 दे दिया है। ए बी का मान कितना दे दिया है, 6 यूनिट है। तो कौन सी 30 डिग्री है, देखिए यहाँ पे क्या बोले कि थीटा यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब 30 जब यहाँ पे दे दिया है तो लंब कहाँ होगा, तो लंब होगा ये वाला, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है ना, यानी आधार यानी कि बेस। अब सवाल बोल रहा है तो AC का मान क्या होगा, यानी कि कर्ण का मान पूछ रहा है, AC का मान पूछ रहा है। ठीक है, AC का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए AC का मान कैसे निकालेंगे, आपको बताए थे कि ये जब मेरा परपेंडिकुलर हो गया या मेरा बेस हो गया यानी कि आधार हो गया, P और B, बेस को हम क्या सूचित करते हैं, B से। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए tan थीटा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, sin थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है B/H। ठीक है ना, tan थीटा बराबर होता है P/B। ठीक है, और cosec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cot इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि sin cosec थीटा, फिर उसका cos का उल्टा sec थीटा। ठीक है, और tan का उल्टा cot थीटा। बस पलट दीजिए, H/P। ठीक है, H/B, सॉरी tan का उल्टा cot होता है ना, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। ठीक है, ये मेरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी पर टोटल सब कुछ होता है ना। अब देखिए सवाल बोल रहा था कि P दे दिया है और B तो नहीं पता है। ठीक है, तो B हमको यहाँ पे चर्चा नहीं करना है, B के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, यानी कि बेस के बारे में कोई चर्चा नहीं है। निकालना क्या है, AC का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है, कर्ण का। ठीक है, किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, यानी कि P और H। अब देखते हैं P और H किस में है, तो P और H इसमें है sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, AB यानी कि P/H, AB बटा क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, sin 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, AB का मान कितना दिया है, AB का मान 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। और AC का मान क्या है, AC का मान तो H है, यानी कि इसको हम X मान लेते हैं, इसका मान तो निकालना ही है, तो यहाँ पे X ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, ये जो भुजा मेरा है ये मेरा कितने निकल गया, 12, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों इस 8 नंबर सवाल करते हैं, जो एवरेज का सवाल है। ठीक है, सवाल है 50 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यानी कि औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, यदि संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं, यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले तो 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ, यानी कि 50 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 50 संख्याओं का योगफल। देखिए 50 संख्याओं का योगफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 50 गुने 38। ठीक है, योगफल का मतलब क्या होता है, जितनी संख्या रहेगा और जिसका एवरेज रहेगा टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल योगफल निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 से 38 में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 में 40 का 0, हाथ में रहा 4 और 15 4 19। ठीक है, तो यानी कि 1 0 और बैठेगा, 1900, यानी टोटल योगफल कितना निकल गया, 50 संख्याओं का योगफल 1900 निकल गया। अब सवाल बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं, यानी कि 45 और 55 माइनस कर दिए जाएं। ठीक है, 45 और 55 माइनस करेंगे 45, फिर माइनस करेंगे 55। ठीक है, दो संख्याएं माइनस कर देंगे 45 और 55, तो देखिए यहाँ पे माइनस कीजिए तो 1900
माइनस दोनों को पहले ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100 माइनस होगा, यानी कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, ये जो मेरा निकल गया ये मेरा शेष संख्या निकल गया। क्या निकल गया? शेष संख्या निकल गया 1800। ठीक है, बोल रहा है 55 निकाल दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि इसका औसत पूछ रहा है। ठीक है, 1800 का औसत कितना होगा? तो अब देखिए 50 संख्या था जिसमें से हम 2 संख्या निकाल दिए, तो अब संख्या कितना बचेगा? 48। तो टोटल जितना संख्या रहेगा उसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब 1800 में 48 से भाग दीजिएगा तो आएगा 37.5। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि ऑप्शन देखिए 37.5 किस में है? तो 37.5 ऑप्शन बी में है। समझ गए होंगे, एवरेज का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, फिर से समझ लीजिए। देखिए 50 संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ था? 38 दिया हुआ था। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 38। तो हम यहाँ से 50 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। योगफल मतलब होता है कि 50 और 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल योगफल निकल गया। अब इसमें बोल रहा है कि 45 और 55 निकाल दिए जाएँ, यानी कि माइनस कर दिए जाएँ। निकाल दिए जाएँ यानी कि माइनस, तो दोनों को हम माइनस कर दिए तो टोटल 100 माइनस होगा। तो 1900 से 100 जाएगा तो 1800 बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसका टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? तो इसका टोटल एवरेज होगा 37.5। संख्या दो को तो पहले निकाल दिया गया था, 45 और 55। टोटल संख्या था 50 जिसमें था 45 और 55, यानी कि 2 संख्या हम निकाल दिए। 2 संख्या निकालें तो कितना संख्या बचेगा? 48। तो 4800 से हम भाग दे दिए, कितना आ गया? 37.5। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।